आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बारे में है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसको हम कई पार्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज जो इस पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। टॉपिक का नाम जैसे आप सामने देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा है। भारत में संविधान बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे लिए वो है संविधान सभा। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने जो चीज़ हमें दे गए उससे हमने बोल दिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब वो चीज़ें जो अंग्रेज़ों के द्वारा हमने अडॉप्ट करी। इसमें अगर हम बात करें तो एक एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम। (1935) ये जो अधिनियम था ये एक तरह से बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। और भारत में शुरू से ही संविधान बनाने के लिए जोर पकड़ा जा रहा था। इस पर सबसे पहले 1919 पे बवाल हुआ जब अंग्रेज़ों ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की कोशिश करी। और इसको बोला उन्होंने क्या, इसको बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर इसको रिव्यू करने के लिए 10 साल के बाद एक कमेटी बननी थी। वो कमेटी क्यों बननी थी? ताकि भारत में क्या स्थिति रही इस चीज़ की या ये इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक पहुंचा, इसको बताने के लिए एक कमेटी बननी थी। लेकिन इंडिया में इतने ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज और मॉडरेट्स और गांधी जी का प्रभाव पड़ा कि इन्होंने डर के मारे इसको बहुत जल्दी शुरू करवा दिया। मतलब जो 10 साल के बाद, मतलब आपका 1929 में होना चाहिए था, वो 2 साल पहले बल्कि 26 में एक कमेटी बन गई जिसको बोला गया साइमन कमीशन। और आप लोगों ने अगर मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो साइमन कमीशन का मूवी में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। साइमन कमीशन जो है ये इंडिया आया था और इसका काफ़ी घोर विरोध हुआ था। इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। और जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो ये अपनी रिपोर्ट बना के चला गया और भारतीयों ने इसका घोर विरोध किया। भारत के लोगों ने इसका घोर विरोध किया, इसका बहुत अपोज किया। तो इसमें लाला लाजपत राय को लाठी भी लगी थी और उसकी वजह से उनकी बाद में जाके डेथ भी हो गई थी। तो इसमें अगर हम बात करें, साइमन कमीशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। फिर इंडिया वालों को चैलेंज किया गया कि आप लोग अपना संविधान खुद बनाओ। लॉर्ड बार्कन हेड ने इंडिया वालों को चैलेंज किया कि तुम लोग खुद तो कुछ नहीं कर सकते और अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप उसे करने नहीं दे रहे हैं। तो इस पर मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बाद आपका जिन्ना की 14 पॉइंट रिपोर्ट आई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने कुछ सुना होना तो है नहीं। सबसे पहले साइमन कमीशन आया। इस साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और वो चला गया कहाँ पर? वापस इंग्लैंड। और इंग्लैंड में क्या शुरू हो गया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कितनी हुई थी? 3 हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा।
तो ये एक क्रोनोलॉजी है, टाइमलाइन है, इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टाइमलाइन ध्यान रखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर चलती रही चीज़ें, चलती रही, और शुरू अब होता है संविधान सभा का। देखिए, संविधान के बारे में बातें शुरू से ही चालू हो गई थी। शुरू से मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब 1927-28 में ही भारत के लोगों को संविधान बनाने की एक मन में बात आई। लेकिन बातें तो बहुत होती थी संविधान के बारे में, लेकिन कोई मूल आधार नहीं बन पा रहा था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि कुछ बुद्धिजीवी, कुछ स्पेशल लोग एक बंद कमरे में बैठ के संविधान बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बन पाना एकदम इम्पॉसिबल था। तो ये संविधान तभी बन सकता है जब भारत के हर एक कोने से, हर जगह से, हर स्टेट को, हर एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक साथ बैठे और संविधान पर चर्चा करें, कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करें। और ये डिस्कशन तभी हो सकता है जब हमारे लिए संविधान में क्या होना चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। और इस संविधान सभा के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया कि भैया इस तरह की एक संविधान सभा बननी चाहिए? इसको बताया सबसे पहले एमएन रॉय। ठीक है, एमएन रॉय जो थे, इन्होंने सबसे 1934 में, ठीक है, अपना एक कॉन्सेप्ट रखा कि ये आपका बोल सकते हैं कि लेफ्टिस्ट लीडर थे एमएन रॉय। ठीक है, और इन्होंने बोला कि भाई तुम तब तक संविधान नहीं बना सकते हो जब तक आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना हो, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे भारत के हर एक तबके, हर एक जगह का लोग एक साथ आए और उस पर बात करें, तभी आप संविधान बना सकते हैं। एमएन रॉय की बात को स्वराज पार्टी ने थोड़ा सीरियस लिया और फिर उन्होंने संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करना शुरू किया। और इस तरह से 1934 में सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट आया। मतलब संविधान बनाने से पहले हमें एक संविधान सभा बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बैठकर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा कर सकें, बात कर सकें और एक एक पहलुओं को, एक एक चीज़ों को समझ सकें और ये चीज़ जान सकें कि ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। इसीलिए भारत के हर एक क्षेत्र से लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें इसमें निकल के आई। ठीक, लेटर ऑन कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड करी 1935 में। ठीक है, उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला कि ऐसा होना चाहिए और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की भी बात करी। मतलब वोट देने के लिए एक मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर आप इस मिनिमम एज को अटेंड कर चुके हो तो आपको क्या हो सकता है, आपको वोटिंग देने का राइट्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं टूल हो गया है आज के टाइम में। पहले क्या था, हर किसी को वोट देने का राइट नहीं था, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से हर किसी को वोट देने का राइट मिल गया है, जो कि एक मिनिमम एज अटेंड कर लेता है। तो अब नेहरू जी ने भी बात कर ली, धीरे धीरे करके चीज़ें मूवमेंट में आने लगी। और इसमें एक और लैंडमार्क पार्ट तब आया जब आपका 1940s में अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त ऑफर आया। इसे अगस्त ऑफर बोला जाता है। ठीक है, ये अगस्त ऑफर जो था, ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ादी के लिए और संविधान के लिए मान लिया था, लेकिन बाद में ये ऑफ़र बाद में मुस्लिम लीग की वजह से कैंसिल हो गया। तो इसे हम अगस्त ऑफर बोलते हैं क्योंकि ये अगस्त में आया था। हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसकी एक टाइमलाइन है। फिर फाइनली आपका ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन, जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के बोल सकते हैं नेतृत्व में या लीडरशिप में इंडिया आया था, है ना। और इसने 1942 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बात करी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान चाहता था। इस वजह से ये ऐसा नहीं काम कर पाया। ये देख सकते हैं गांधी जी के साथ इनका सीवी रमन, सब बड़े बड़े लोग हैं, आप देख सकते हैं इनको, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हुआ क्या, क्रिप्स मिशन भी आके रिजेक्ट हो गया। तो टाइमलाइन में देखिए कैसे चल रहा है, ऑर्डर में लगाने को आ सकता है। तो सबसे पहले आपका
साइमन कमीशन आता है, फिर धीरे धीरे करके ऑर्डर आप याद रखिएगा, टाइमलाइन याद रखिएगा, ये टाइमलाइन आपके पेपर में लगाने को आती है। अब यह आपका क्रिप्स मिशन पहले आ गया और फाइनली क्रिप्स मिशन के भी फेल होने के बाद, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन जो था क्रिप्स मिशन के लोगों को ही साथ ही वापस आया। देखिए स्टैनफोर्ड क्रिप्स वापस आ गए, ठीक है, और इनके साथ एक व्यक्ति थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सन स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये लोग वापस आए और इन्होंने भारत में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी परमिशन से हुआ या किसकी नॉड के बाद तैयार हुआ, तो आप फाइनल आंसर लगाओगे कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन नहीं था। कैबिनेट मिशन कितने लोगों के मेंबर थे इसमें, तो इसमें 3 मेंबर थे, तीनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने जब बोल दिया तो 1946 में, ठीक है, इसको मान लिया गया, सब लोगों ने इसको माना और 46 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, तो 9 दिसंबर को ये फॉर्म हुई। अब इसमें कुल मेंबर्स कितने थे, तो अगर हम इसकी मेंबर्स की बात करते हैं तो 389 मेंबर्स थे। 389 में से 292 ब्रिटिश प्रोविंस के थे। कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। 93 कहाँ से थे? 93 आपके प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतों से थे। 4 आपके चीफ कमिश्नरेट एरिया से थे। चीफ कमिश्नरेट एरिया में कौन कौन से एरियाज आते हैं? आपका दिल्ली, अजमेर और मारवाड़ का एरिया जो है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये 4 एरिया थे और इन चारों के मिला के टोटल 389 मेंबर्स थे। ये मेंबर्स पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली सिलेक्टेड थे। ठीक है, कुछ लोग चुन के आए थे, कुछ लोग नॉमिनेटेड थे, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए कैबिनेट मिशन ने आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए नॉट दिया, ओके कहा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। कब फॉर्म हुई? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को ये फॉर्म हुई। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? इसमें 389 मेंबर्स थे, इसे याद रखिएगा। हाउ मैनी मेंबर्स देयर आर इन कैबिनेट मिशन, तो सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। आउट ऑफ 389 ब्रिटिश प्रोविंस या ब्रिटिश प्रांत से कितने लोग थे? 292। प्रिंसली स्टेट से 93 लोग थे और चीफ कमिश्नरेट एरिया से 4 लोग थे। तो इस तरह से 389 का कंपोजिशन हुआ, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अब कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, 296 रिप्रेजेंटेटिव में से 213 तो जनरल कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करे, 79 मुस्लिम थे और 4 इसमें सिख थे। तो इसके अंदर भी आपको सब डिवाइडेशन देखोगे तो इस तरह से इसका सब डिवाइडेशन चल रहा है। तो कभी कभार पूछ सकता है कि भाई इसमें और जनरल कितने थे, मुस्लिम्स कितने थे और सिख कितने थे। ठीक, और जितने भी लोग आए थे, ठीक है, संविधान सभा में जो भी लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया गया था। इस तरह से 389 मेंबर्स आए थे, है ना, तो इसे याद रखिएगा। 10 लाख 10 लाख के पर एक व्यक्ति था, है ना, एक व्यक्ति जो अपॉइंट हो रहा था वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये पूछा जाता है कभी कदार स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद कैबिनेट मिशन, ठीक है, ने जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुआ, है ना, और 389 मेंबर में से ब्रिटिश प्रांत के लिए 296,
ठीक है, इनमें से 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य उम्मीदवार थे। तो 296 जिनका इलेक्शन हुआ उसमें से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 73 आपका मुस्लिम लीग और 15 इंडिपेंडेंट अलग अलग जगह से थे। तो इसे ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग से आपके 73 लोग थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितने लोग थे? 208। तो कहाँ से कितने कितने थे ये पूछा जा सकता है, इसके लिए इलेक्शन हुआ था। ये इतना इलेक्टेड थे लेकिन बाकी लोग क्या थे? नॉमिनेटेड थे। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती है। ठीक, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने एकल संक्रमित मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के आधार प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया, है ना। और जो बाकी लोग थे विधानसभा के, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो इलेक्टेड लोग थे उन्होंने मिलकर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत अपनी तरफ से लोगों को नॉमिनेट करके भेजा अपने अपने एरियाज से। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस तरह से इलेक्शन हुआ और नॉमिनेशन भी हुआ, है ना। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, है ना। एक होता है जैसे लोगों को सीधा चुना जाता है, जैसे वो अभी 293 लोग चुने गए, और बाकी बचे हुए जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इसे ध्यान रखिएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास विधानसभा है, विधानसभा में कुछ लोग चुने गए, है ना। जैसे सपोज करिए लखनऊ को ही देख लिए, लखनऊ में 3 से 4 क्षेत्र है विधानसभा के। तो मान लीजिए आपका कोई एक व्यक्ति लखनऊ से चुना गया, और जब वो चुना गया तो वो लाखों पर एक व्यक्ति था, मतलब लाखों लोगों ने उसको चुना और इसलिए वो उस क्षेत्र में जीता। अब वो जो व्यक्ति है वो अपने लाखों का रिप्रेजेंटेशन सीधे डायरेक्ट कर रहा है, और अगर वो किसी और को चुनता है तो वो इनडायरेक्टली उसके इलेक्ट किए होते हैं। तो इसको बोलते इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसे याद रखिए, जैसे एमएलएज और एमपी मिलकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है। उसी तरह से ये इलेक्शन भी था, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे लोग इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों फॉर्म में थे। ठीक है, उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं। देसी रियासतों को बोला गया था कि आप अपने द्वारा किसी भी लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, है ना। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा बनी, और उसके जो प्रेसिडेंट बने, है ना, और प्रेसिडेंट वो भी कौन से? अस्थायी टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने या प्रोविजनल प्रेसिडेंट बने। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए आप इनकी फोटो देख सकते हैं। अब ये किस तरह से हुआ इसको समझिए। एकदम से मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में 389 लोग थे। अब इसमें किसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा चीज़ थी। तो क्या किया गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस टाइम पे सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे, मतलब जितने भी लोग आए थे उनमें सबसे सीनियर व्यक्ति यही थे। तो इनको क्या बोला गया कि सर ऐसा है कि आप टेम्परेरी प्रेसिडेंट बन जाइए और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को शुरू करिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वहाँ पर हिसाब चला कि भाई 389 लोग जो आए थे, ठीक है, इनमें किसको सीधे प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो ये बड़ा मुश्किल काम था। तो क्या किया गया, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। और वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बना? वो बने आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 9 दिसंबर को प्रेसिडेंट बन गए 1946 को, उसी दिन संविधान सभा बनी थी। और फिर उन्होंने बोला कि आप में से कौन प्रेसिडेंट बनने की इच्छा रखता है, वो लोग सामने आए। तो उसमें क्या हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सामने आया, वोटिंग हुई और वो जीत गए। और 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। इसे याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए? परमानेंट प्रेसिडेंट। तो 2 तरह के प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक टेम्परेरी सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे नॉर्मल। सिर्फ प्रेसिडेंट लिख के आएगा
या परमानेंट प्रेसिडेंट लिख के आएगा तो आप आंसर लगाओगे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन मान लीजिए लिख के आए टेम्परेरी या प्रोविजनल, तब आप आंसर लगाओगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये याद रखिएगा। तो इस तरह से चीज़ें शुरू हुई। ठीक, तो सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद 11 दिसंबर को, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। ठीक, तो अगर एग्जाम में आता है प्रेसिडेंट या परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है, तो आपको राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। लेटर ऑन चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, उसमें 13 तारीख को नेहरू जी खड़े हो गए और उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बताया कि हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें किन किन चीज़ों पर बात करनी है। वो सब चीज़ें किसने दी, बताई, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। और धीरे धीरे करके संविधान सभा ने अपनी मीटिंग चालू करी। अब इस मीटिंग में रीडिंग्स हुई। ठीक है, किस चीज़ की रीडिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रीडिंग्स चली। रीडिंग 3 पार्ट में हुई, पहला, दूसरा और तीसरा। इसे हिंदी में वाचन कहा जाता है, संविधान सभा के वाचन या रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच पहली रीडिंग चली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। रीडिंग का मतलब ये होता था कि पढ़ा जाता था, किसी को कोई भी आपत्ति है वो अपने सजेशन या अपनी बातों को उस पर रखता था। ठीक है, फिर उसको पर अमेंडमेंट चेंजेस लाके फिर उसकी रीडिंग हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में। और फिर फाइनल रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुई। ठीक है, और 26 नवंबर को संविधान को पारित या पास कर दिया गया। इस टाइम पर 284 लोग प्रेजेंट थे जिन्होंने इसके लिए वोट किया और बात करी, और इस तरह से संविधान का एक आधार शुरू हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, हमारा संविधान बनने में बहुत लंबा टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 years 11 months and 18 days। दिस वॉज द टोटल डे, है ना, ये टोटल टाइम टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें टोटल 11 सेशन हुए, मतलब 11 बार मीटिंग बुलाई गई, जो कि 165 दिन तक चली, है ना। मतलब डेली मीटिंग नहीं होती थी, इसे याद रखिए। 165 दिन तक असेंबली बैठी, मतलब लगभग 3 साल मतलब 365 दिन 3 बार। उसमें से 165 दिन ही मीटिंग हुई और बाकी दिन सब लोग बैठकर इस पर बैकएंड पर काम कर रहे थे। तो मीटिंग्स जो है 11 सेशंस की चली, जिसमें डिस्कशन हुआ, वो इसमें 165 दिन चली, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने स्टडी किया, 64 लाख रुपए खर्चा किया, तब जाके हमारा संविधान हमें मिला है। ठीक है, अभी संविधान में क्या मिला, कैसे मिला, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब संविधान सभा बनी, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया, प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों का क्या काम था, इन कमेटियों का काम था संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उस पर डिस्कशन करना। इसमें कुछ कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तो पेपर में आ चुकी हैं, कुछ में हो भी आ सकती है ना। इसमें जैसे रूल प्रोसीजर कमेटी है, तो कमेटी आपका इस तरफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, 1 2 3 4 ये सब कमेटियां लिखी हुई है। और दूसरी तरफ लिखा है इसके चेयरमैन मतलब इसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, चेयरमैन। तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू थे यूनियन। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल थे। स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने जिम्मेदारी उठाई थी भैया कि संविधान बनाना है, इसके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। झंडा समिति या फ्लैग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो JB कृपलानी थी, और स्टेट कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किस कमेटी के कौन चेयरमैन थे, ये पेपर में पूछा जाता है। कभी कभी 4 कमेटियां 4 चेयरमैन दे के मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी पूछा जाएगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कमेटी और मेंबर्स को मिलाना आपको पता होना चाहिए, है ना। इस पे जो इम्पोर्टेंट है वो नेहरू जी वाली और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो देने को वो कुछ भी दे सकता है ना। कई सारी कमेटियाँ थी, कुछ और कमेटियाँ जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। एडवाइजरी कमेटी, इसके सरदार पटेल थे, ठीक। और फिर आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय समिति, सुप्रीम कोर्ट समिति, एस वदाचार्यार इसके चेयरमैन थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी और माइनॉरिटी सब कमेटी एससी मुखर्जी। तो इस तरह से अलग अलग कमेटियाँ बनी और किस कमेटी में कौन लीडिंग रोल में था ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई। देखिए ये सारी कमेटियाँ हैं और ये सारी कमेटियाँ क्यों बनी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसके फ्रेम करने के लिए बनी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी कुछ पूछना है? सब क्लियर है? आकांक्षा, अनिरुद्ध, ध्रुव, राहुल, सेजल, शिवा, शिवम, स्वाति, किसी कुछ नहीं पूछा है? सब क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से कुछ जो बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ आपके सामने लिखे हुए देखो, मैंने एक कॉन्सेप्ट तुमको बता दिया, ठीक। टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है ना, कौन है? BN राव। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको मेरी? गाइस आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बाकी लोगों को भी ऐसी आ रही? हाँ, क्लियर आ रही है बाकी लोगों को? ओके। आकांक्षा में भी आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो तो चलो, यहाँ पर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन है? BN राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखिएगा। टोटल सेशन कितने हुए? 11। कितने दिन चले? 165, ठीक है। उसके बाद टोटल टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे, ठीक है। कितनी फीमेल्स थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? कितनी फीमेल्स थी? तो भैया 15 फीमेल्स थी, इसे याद रखिएगा। 15 में से 8 ने संविधान पर या संविधान पे अपने सिग्नेचर किए थे कि भाई फाइनल, मैंने बताया ना फाइनल डे में बहुत सारे लोग नहीं थे, क्योंकि हुआ क्या था तब तक आपका पाकिस्तान बन चुका था और मुस्लिम लीग वाले सब पाकिस्तान चले गए थे, है ना। कितना पैसा खर्चा हो गया? 64 लाख रुपए खर्चा हुआ संविधान बनने में, समझ रहे हो आप लोग? 1949 में ये संविधान बनने में 64 लाख रुपए खर्चा हुआ, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, ठीक। और संविधान 26 नवंबर को अपना लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन क्योंकि नेहरू जी ने कसम खाई थी कि मैं 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाऊंगा, तो इसीलिए 26 नवंबर को इस पर कोई भी बात नहीं आई। लेकिन आज हम हर साल 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कोई बताएगा? बताइए क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं हर साल संविधान दिवस। ये अभी रिसेंटली जब पार्टी चेंज हुई, कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो उन्होंने ही 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की बात की गई। डेज आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कुछ डेज आपके पेपर में अक्सर पूछ ले जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ठीक है। दिसंबर में एक डे कंज्यूमर राइट डे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हाँ, 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हाँ, इस पर मैंने एक क्विज़ बना रखी है और उसे अपलोड भी कर दिया है। मैंने इसका पूरा एक PDF बना रखा है सारे डेज का। देखिए पेपर में डेज से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसे याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? कौन सा डे किस चीज़ से के लिए फेमस है, और दूसरा एक डायनेमिक एरिया होता है, उसकी थीम्स पूछ ली जाती है। आवाज़ अभी क्लियर आ रही है?
अभी आ रही है? क्लियर है? चलो, आवाज़ क्लियर है मेरी? तो हम यहाँ पे बात करें कि देश पर थोड़ा सा आपको चर्चा करना है ना, थोड़ा सा फोकस रखना है। मैं सारे देश, देखो सारे देश की मैंने एक लिस्ट बना के आपको दे दी है, ठीक है? उनको थोड़ा सा पढ़ते रहा करो, याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं। और मैंने इस पर क्विज़ भी बना दी है। तो क्विज़ से आपको फ़ायदा क्या है? क्विज़ से फ़ायदा ये है कि आप प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो। जो भी क्विज़ है वो आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो, मैं अभी बता रहा हूँ, है ना? ज़रूरी नहीं कि एक बार ही दो। स्पेशली स्वाति और सेजल, तुम लोग के नंबर बहुत ही ख़राब हैं टेस्ट में। तो अगर टेस्ट में आपका नंबर ख़राब हो रहा है तो आप दोबारा रीटेस्ट दीजिए और तब तक देते रहो जब तक तुम सही आंसर्स को नहीं टिक कर लेते हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए है। अपने टेस्ट को री अटेम्प्ट करते रहिए, ठीक है? री अटेम्प्ट सब लोग कर सकते हैं, है ना? और कोशिश करिए कि बार बार टेस्ट दीजिए। इस ऑनलाइन टेस्ट से फ़ायदा ये है कि आप जब चाहो आप मल्टीपल टाइम टेस्ट दे सकते हो। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना? चलिए, ये तो बात हो गई देश के बारे में। और 26 नवंबर को आज हर भी हम क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं। जब संविधान लागू हुआ तो 295 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे इसमें, है ना? अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अब अगर हम आप बात करें तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और उसमें बहुत सारे हमने कमेटियाँ बनाई थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी हमारी, वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, है ना? ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी। ये कब बनी? 29 अगस्त 1947 को बनी, ठीक है? मैंने अभी नाम बताया था आपका, BN राव का नाम बताया था। BN राव जो थे उन्होंने संविधान बनाया और संविधान बनाकर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर किसको दे दिया? इस कमेटी को दे दिया। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया? अपने साथ के 6 लोगों के साथ मिलकर ड्राफ्टिंग कमेटी पर काम किया, है ना? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर्स थे, इसे याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर, है ना? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर जो थे, इनकी डेथ हो गई थी तो इनको रिप्लेस किया था बाद में N माधव राव ने। और DP खेतान खराब हेल्थ की वजह से छोड़ दिए थे और उनकी जगह आए थे TT कृष्णाचारी। तो ओरिजिनली ये दोनों लोग थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने इसको रिप्लेस किया। ये तो उनका तो पत्ता ही कट हो गया और ये बीमार पड़ गए, तो इन्हें याद रखिएगा। तो इस तरीके से चीज़ें शुरू हुई। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है? तो आपको नाम याद करने हैं। अगर नाम नहीं याद कर सकते हो तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि कोई भी बड़ा व्यक्ति इस कमेटी में नहीं है सिवाय डॉक्टर अंबेडकर के। ना तो नेहरू जी है, ना तो महात्मा गांधी है, ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कोई भी बड़े नेता इसमें नहीं शामिल है। तो एक ना एक किसी बड़े नेता का नाम ज़रूर देगा, ये याद रखिएगा। पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके चीज़ों को कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी बड़े नेता का नाम नहीं है, सिवाय एक ही बड़ा नेता इसमें है, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। बात क्लियर है? ये कमेटी बेसिकली बनी थी कि यही मेन ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमेटियां थी और इन सब का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग हिस्सों को बनाना। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन हिस्सा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी डिज़ाइनिंग थी, वो इस कमेटी के हाथ में थी और इनकी मदद की थी BN राव ने। ओके, जैसे मुझे एक किताब लिखनी है
तो मुझे उस किताब को लिखने के लिए मैंने अलग अलग 4 कमेटियाँ बना दी। एक कमेटी को मैंने रिसर्च काम में लगा दी कि भाई तुम क्या करो, सारे कंटेंट को जोड़ो, तो उसने जोड़ दिया, वो BN राव बन गए। फिर दूसरी कमेटी बना दी गई कि भाई उसके अंदर के सब एरियाज़ को डिवाइड कर दिया गया कि अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का है या सुप्रीम कोर्ट का क्या सीन होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग एरियाज़ बना दिए गए। फंडामेंटल राइट की अलग कमेटी बना दी गई, झंडा के लिए अलग कमेटी बना दी गई, क्योंकि इंडिया ताज़ा आज़ाद हुआ था और उसको रिपब्लिक बनने के लिए बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए थे। अब वो कैसे बनेंगे, उस पर अलग अलग कमेटियाँ बनाकर वो अपनी अपनी रिपोर्ट देती थी और वो रिपोर्ट डिस्कस होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइनिंग को फाइनल करना। ठीक है, तो BN राव ने एक रफ आइडिया बनाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, उस पर जो चीज़ें जोड़नी थी घटानी थी उसको जोड़ने घटाने के बाद उसको दे दिया सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस पर 3 रीडिंग करी, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग, और तीसरी रीडिंग के बाद फाइनली हमारा संविधान लागू हो गया। आज भी जब भी कोई कानून बनता है भारत में तो वो इसी प्रोसीजर से बनता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन करना। ठीक है, अब ये देखिए, ये टोटल लोग हैं, BN राव को मिलाकर 8 लोग हैं, और आप देख सकते हैं 8 के 8 यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग भी हैं और BN राव भी हैं, इन्हें याद रखिएगा। बात क्लियर? तो इस तरह से हमारा संविधान बना। संविधान के 11 सेशन हुए, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन थे। तो पहला सेशन पहला सेशन तो आपका 9 दिसंबर को चालू हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सारे सेशन यहाँ पे दिए गए। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कभी कदार अगर एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, फैक्ट मतलब रट्टा मार क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा कि 11 सेशन हुए थे, इसमें सबसे बड़ा सेशन कौन सा था, बिगेस्ट सेशन कौन सा था। तो भैया बिगेस्ट सेशन ये वाला है, देख लो, इसकी टाइमिंग सबसे लंबी है। ठीक है, बाकी सारे सेशंस तो ज़्यादा लंबे नहीं चले। ठीक है, सबसे बड़ा सेशन चला आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। तो सबसे बड़ा सेशन ये था। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है, थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा सेशन 7वां सेशन था। अगर एक रट्टा मार क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से बन सकता है। वैसे बहुत ही रेयर केस में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जल्दी डिज़ाइन नहीं करता है। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो संविधान 26 नवंबर को एडॉप्ट कर लिया गया, 26 नवंबर 1949 को। इसमें कुल कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। ठीक है, ओरिजिनली। और आज कितने हैं, आज भी आखिरी पार्ट का नंबर 22 है, आज भी आखिरी आर्टिकल 395 है, लेकिन शेड्यूल 8 से कितने हो गए हैं, 12 करेंटली, है ना। लेकिन काउंटिंग करोगे तो 25 पार्ट निकल के आएंगे, आर्टिकल को काउंट करोगे तो 450 से ज़्यादा होगा, और शेड्यूल तो 12 ही है। तो इस चीज़ को समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको आप एक किताब की तरह समझो। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? जैसे किताब में पेजेस होते हैं, तो यहाँ पे पेजेस को आप किससे कंपेयर करोगे, आर्टिकल से। ठीक है, बहुत सारे पेज मिलके क्या बनाते हैं, चैप्टर बनाते हैं। तो चैप्टर को किससे कंपेयर करोगे, पार्ट से। और बहुत सारे चैप्टर मिल के क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट को किससे कंपेयर करोगे, शेड्यूल्स को। तो इस तरह से आपका संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे एक पिरामिड होता है, ठीक है, पिरामिड में बेस में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स होते हैं। यहाँ पर है कितने आर्टिकल है, 395। बहुत सारे आर्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं, 22। बहुत सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, शेड्यूल्स। शेड्यूल कितने हैं आज के टाइम में, 12।
ओरिजिनली 8, यहाँ पे ओरिजिनली 22 है, यहाँ पे ओरिजिनली 395 है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है ओरिजिनली तो आप अलग बताओगे इस तरह से, और अगर करेंटली पूछेगा या प्रेजेंट टाइम में पूछेगा तो आप अलग बताओगे। ठीक है, ये वाला ओरिजिनल वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन हुआ। ठीक, ट्वेंटी टू लास्ट नंबर आज भी 22 है। बीच में हमने कुछ सब पार्ट जोड़े, जैसे 9th है, 9th में ए और 9th में बी जोड़ा है। हम लोगों ने कुल मिलाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पार्ट जोड़े हैं। कितने पार्ट जोड़े हैं? 4, और एक पार्ट रिमूव किया है, पार्ट नंबर 7। ठीक है, वो भी आगे मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट रिमूव हुआ है। पार्ट 7 रिमूव हुआ है। ठीक है, टोटल जो है, टोटल हमारे पास 25 प्लस 1 26 होने चाहिए, लेकिन हमने एक रिमूव किया हुआ है। ठीक है, काउंटिंग में हमारे पास 25 आता है, लेकिन आज भी आखिरी नंबर जो है पार्ट का वो 22 ही है। आर्टिकल्स 395 है फाइनल, है ना, आखिरी, लेकिन काउंटिंग करोगे तो 21 है, तो 21 का 1, 21 का 2, 21 का 3, इस तरह करके सब आर्टिकल्स बन जाते हैं। तो उन सबको मिला लेंगे तो 450 प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा आखिरी नंबर कौन सा है, तो आजकल यही पूछता ही है कि भैया फाइनल नंबर क्या है। तो फाइनल नंबर आज भी वही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है सिवाय शेड्यूल के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 15 आर्टिकल ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए, और बचे हुए 26 जनवरी को लागू किए गए। कौन कौन से 15 आर्टिकल्स थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये सिटीजनशिप के थे। 60, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए था। 324, 366, 367 तो नहीं पूछेगा इनके बारे में, बस ये पूछेगा कितने आर्टिकल्स लागू हुए थे। तो 15 आर्टिकल्स आ गए थे। ठीक है, माइन्यूट चीज़ें हैं, पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते। जैसे ही संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक है, 24 जनवरी को इसकी आखिरी मीटिंग थी। कब थी? 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी मीटिंग कब हुई? ये पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है। तो इसकी आखिरी मीटिंग हुई 24 जनवरी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए था, ठीक है, जैसे ही उसकी आखिरी मीटिंग खत्म हुई, ये डिसॉल्व हो गया। क्या डिसॉल्व हो गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई, और उसी टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, बन गए। ये याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, लास्ट मीटिंग के बाद ही क्या हुआ? लास्ट मीटिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व होने के बाद संविधान सभा के जो पहले चेयरमैन थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो बाद में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। और फिर कुछ और चीज़ें हुई, जैसे हमारा फ्लैग, 3 कलर का जो फ्लैग है, ये फ्लैग का डिज़ाइन जो है, ये किसने बताया था? ये पिंगलंगी विजयन ने बताया था, और इसको हमने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 में। और 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? 26 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को अडॉप्ट किया, है ना। नेशनल एंथम जनगण मन, है ना, और नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है एक बुक थी, आनंद मठ एक आपका बुक थी, वहाँ से लिया गया। सन्यासी विद्रोह पर आधारित ये किताब थी, सन्यासियों का जो विद्रोह हुआ था उस पर बेस्ड थी। और नेशनल एंथम ये बुक लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और नेशनल एंथम तो पता ही है सब लोग किसने लिखा है? किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर एक मल्टी डायमेंशन के व्यक्ति थे, इन्हें याद रखिएगा। इन्होंने सिर्फ इंडिया का नहीं, कई देशों के नेशनल एंथम लिखने में मदद करी। इसमें सबसे पहला नाम आता है बांग्लादेश का, उसके बाद श्रीलंका का,
ठीक है। और इनको ये पहले व्यक्ति थे जिनको भारत की तरफ से नोबेल प्राइज़ मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जो इंडिया की तरफ से नोबेल प्राइज़ पाए थे 1913 में। इनकी बुक थी कौन सी? नोबेल प्राइज़। भाई नोबेल प्राइज़ के लिए तो जाना पड़ेगा ना यूरोप। और भारत के किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ अगर मिलेगा, नोबेल प्राइज़ के बारे में पता है कि नहीं पता है? क्या पता है? बताओ कितनी फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़? और देखो टोटल कितनी फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, कितनी फील्ड में दिया जाता है? तो यहाँ पे याद रखना, सबसे पहले तो तुम्हारा फिजिक्स में दिया जाता है, तुमने जैसा बताया। फिजिक्स के अलावा और किस फील्ड में दिया जाता है? केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन, बायोलॉजी नहीं है, मेडिसिन यहाँ पे वर्ड यूज होता है। इसके अलावा लिटरेचर, लिटरेचर के अलावा इकोनॉमिक्स और पीस। तो ये वर्ड तो रटा होना चाहिए, 6 चीज़ों में दिया जाता है, ठीक है। अब देखो नोबेल प्राइज़ जो है एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे बना है। एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने क्या किया था? डायनामाइट बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था? अब इनको लगा कि डायनामाइट बना के इन्होंने बहुत बुरा काम किया, तो फिर इनको बहुत बुरा लगा कि भाई विस्फोटक पदार्थ बना दिया इन्होंने, भाई कहीं भी लगाओ आदमी उड़ जाए। मजाक मजाक में इन्होंने एक बहुत ख़तरनाक चीज़ बना दी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि साइंस का इस्तेमाल जो भी पॉजिटिव तरीके से और ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट के लिए करेगा, तो उसको ये बढ़ावा देंगे ताकि वो इस तरह के काम करता रहे, और उसको कुछ सम्मान देने की बात की गई। तो अल्फ्रेड नोबेल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, यूरोपियन थे, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने उस पूरी प्रॉपर्टी को बैंक में जमा कर दिया, मतलब उसको कागज आगज सब, और उसकी जो भी वैल्यू बनी, उसकी टोटल वैल्यू पर जो भी एक साल में ब्याज बनता है उस पर ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ स्वीडन और ओस्लो से दिया जाता है, ठीक है। ये जो शुरू के 5 हैं ये स्वीडन से दिया जाता है, और पीस प्राइज़ जो कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से, ठीक है। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। और स्वीडन की राजधानी कौन बताएगा? स्वीडन का कैपिटल क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज द कैपिटल? एकदम सही अनिरुद्ध, तुमको कैपिटल और सब याद है, स्टॉकहोम, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ओस्लो और स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ 1901 में। 1901 में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला। किसे मिला? रेड क्रॉस सोसाइटी को, ठीक है। बाकी एक नोबेल प्राइज़ पे मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि तुम लोग उस पर फैक्ट चेक कर सको, ठीक है। बहुत सारे इस पर फैक्ट्स हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर, ठीक है। चलिए, नोबेल प्राइज़ के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जान लिया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, इसी बुक के लिए, गीतांजलि के लिए। और अपने आप में एक बहुत ही मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी के व्यक्ति थे ये, ठीक। फिर लेटर ऑन काफ़ी सारी चीज़ें हुई, हमारा संविधान तो बन के तैयार हो गया। फिर क्या हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? एक इंटरनल मंत्री परिषद बना दिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को मेन हेड बनाया गया। उनके कंट्रोल में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और कॉमनवेल्थ की चीज़ें थी। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बने। बलदेव सिंह के कंट्रोल में डिफेंस मिनिस्ट्री जॉन मिथाई के पास इंडस्ट्रीज़ के लिए आया। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई। सी एच भाभा, होमी जहांगीर भाभा नहीं है, ये दूसरे भाभा है, सी एच भाभा, इनको कार खान और बंदरगाह मतलब खनन का, माइनिंग का सारी चीज़ें दे दी गई और शिपिंग की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री आई।
असफ अली को रेलवे मिनिस्ट्री मिली, बाबू जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री मिली। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि ये एनडीएस टीडीएस पे तो नहीं, बट हाँ जैसे आपका दूसरे पेपर होते हैं वनडे वाले, उनमें पूछा जाता है अक्सर, तो इसे ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग को भी इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल किया गया था। जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तो पाकिस्तान नहीं बना था, तब तक उससे पहले हमने संविधान बनाने की प्रोसेस शुरू करी थी। तो उसमें जो लोग थे, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्ट्री का या फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था, है ना। आई चंडीगढ़ को कॉमर्स मिनिस्ट्री मिली थी, अब्दुल रब नस्तर को संचार और जागेंद्र नाथ मंडल को विधि मतलब लॉ मिनिस्ट्री, गजेंद्र अली खान को स्वास्थ्य। ये सब मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये सब कहाँ के थे? मुस्लिम लीग के। तो जब भारत को आज़ादी मिली तो भाई भारत में फिर से नया मंत्रिमंडल बना, नई मिनिस्ट्री बनी और सब कुछ नई तरीके से हुआ। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। तो ये तो बात हो गई। हाँ, इसको इंग्लिश में इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये एनडीएस सीडीएस में इतना नहीं पूछा जाता है। ये बेसिकली हमने बात किया है कि कुछ फैक्ट्स हैं। ये तो मैं तुम्हें लिस्ट अलग से भी दे दूंगा, इसको याद करने की एनडीए सीडीएस वालों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और ये आमतौर पे वनडे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पे लगा हुआ था तो मैंने डिस्कस कर लिया, बट यहीं तक आपको जानना है जो चीज़ इस पेज तक है। ये आखिरी के 2 पेज आपके किसी भी काम के नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे वाई ग्रुप का पेपर दे रहे हो या फिर कोई स्पेशल एरियाज़ में अलग पेपर है, एसएससी का है या रेलवे का पेपर है, तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर डिफेंस में आज तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, यहाँ तक बात क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड बाय।